बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में ईवीएम खराबी की खबर। हंडिया करछना में मशीन खराब हुई है, पोलिंग के अमल में इस वजह से रखना पड़ा है। प्रयागराज से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो प्रयागराज में ईवीएम में खराबी की खबर है, सीधे हम रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए। मुश्ताक, क्या कुछ खबर है? लगातार खबर आ रही है कि हंडिया करछना में ईवीएम खराब होने की वजह से वोटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या अपडेट है? अब हुरैरा मैं बता दूं कि इलाहाबाद की 12 विधानसभा जो सीटें हैं उसमें 2 अहम सीटें करछना और हंडिया, वहां से ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें लगातार आ रही हैं। जबकि जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनका ये कहना है कि उनको 2 ईवीएम मशीन इजाफी तौर पर दी गई है कि अगर कहीं पर वक्ती तौर पर इमरजेंसी में अगर कोई ईवीएम मशीन खराब हो जाती है तो जो स्टैंड बाई में ईवीएम मशीन है उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अभी तक वो रिप्लेस नहीं की जा सकी है, जिससे वहाँ पर अभी फिलहाल कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से वोटिंग का जो अमल है वो रुका हुआ है और इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। ईवीएम मशीन के खराब होने की जो शिकायतें हैं और भी जगहों से आ रही हैं, लेकिन करछना और हंडिया से ज्यादा आ रही हैं। इससे लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि सुबह से वो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ईवीएम मशीन अभी तक वो काम नहीं कर रही है और अभी तक बदली नहीं गई है। कुछ जगहों पर उसको सुधार करने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो हुरैरा ये है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास 2 ईवीएम मशीन इसीलिए दी गई है कि कहीं मशीन अगर खराब होती है और इमरजेंसी में तो फौरी तौर पर रिप्लेस किया जा सके, लेकिन वो अभी तक रिप्लेस नहीं किया जा सके। जी, तो मैं यहाँ पर बात करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खासतौर से वो लोग जो इलेक्शन को करीब से देख रहे हैं और काफी अरसे से वोट डालते आए हैं और बाशऊर यहाँ के शहरी हैं। तो एक जावेद उर्फी साहब से मैं जानना चाहूंगा कि ये ईवीएम मशीन खराब होने की जो शिकायत आती है वो आमतौर से हर पोलिंग स्टेशन से आती है, तो ये इसकी वजह क्या है? ये एक समझी जानी बिल्कुल सोची समझी साजिश रहती है भाजपा की। पिछले कितने चुनाव से यही बात कही जा रही है कि एवं मशीन ठीक, लेकिन हर बार जब चुनाव होता है तो खास तौर से मुस्लिम इलाकों में यह किया जाता है कि एवं मशीन। कितने मुसलमान हमारी औरतें खड़ी हैं, इन औरतों का आज भी आईडी कार्ड लिए खड़े हैं, लेकिन इनका वोटर लिस्ट में काम नहीं मिल रहा है, इसलिए कि मुस्लिम वोट कम देगा। चलिए मुश्ताक, इस पर दोबारा से आप अपडेट लेंगे और जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम आज के दिन तो ये जो गलतियां या जो परेशानियां होती हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, ये नहीं होनी चाहिए, फुल प्रूफ तैयारी होनी चाहिए। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि इस तरह की परेशानियों का सामना वोटर्स को करना पड़ता है। बहुत खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए, अनिल मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से, हिलाल अहमद साहब कांग्रेस से और अवस्थी साहब बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज 5वें मरहले के तहत 61 सीटों पर जहां पर वोट हो रहे हैं, यहां पर माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, रोजगार बहुत बड़ा इशू है और बुनकरों की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत बड़ा इशू इस पूरे बेल्ट में माना जाता है। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, कुछ देर पहले मैं बहराइच से अपने नुमाइंदे से, रिपोर्टर से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि बहराइच और इस पूरे बेल्ट का जो सबसे बड़ा इशू है वो रोजगार का है। योगी हुकूमत में बार बार दावा रोजगार को लेकर किया जाता है, लेकिन आज भी आप देखिए कि माइग्रेशन यहां का बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ी तादाद में इस बेल्ट के लोग मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली का रुख करते हैं रोजगार के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का बहुत सालों तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था और ये वही शहर है जहां पे संत बराक पैदा हुए, ये वही शहर है जहां पर किंग सहदेव, राजा सहदेव का स्थली रहा है। मेरा ये कहना है कि पिछले 4 सालों में, पहला साल वहाँ पे कुछ काम नहीं हो पाया, पर 4 सालों के बाद वहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, जो पहली बार बहराइच में एक मेडिकल कॉलेज आया। अदरवाइज छोटे छोटे हॉस्पिटल हुआ करते थे और लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, दूसरे शहरों में जाके इलाज कराते थे। और कोविड से पहले जब वो हॉस्पिटल बना, बड़ा हॉस्पिटल है वो, और उसमें जो लोग जानकार लोग हैं तो वहाँ का इलाज बहुत लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू था, वो हुआ। उसके बाद हम लोगों ने 2018, 2019 और 19 के बाद अभी जो नया प्रोजेक्ट चालू किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से, उसमें भी हम लोगों ने बहराइच को एक बहुत बड़ा वीवर्स एरिया है। आप देखिए क्षेत्र में हमको 61 में से
47 सीटें पहले मिली थी और इस बार हमको लगता है कि हमारी 54 सीटों से कम नहीं आएगा। मुस्लिम समाज के लिए भी बहुत बड़ा समाज काम किया है और हमको बहुत ज्यादा रोजगार के लिए क्या किया है 5 सालों में? अवस्थी जी पूरी ईमानदारी से बताइए, रोजगार के लिए क्या क्या? यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मसला रोजगार का है और आपने खुद मतलब इसे कबूल किया है कि यहाँ के लोग बड़ी तादाद में माइग्रेशन करते हैं, मतलब दूसरे शहरों को जाते हैं। आप मुंबई में देख लीजिए, बहराइच के लोग बड़ी तादाद में, हैदराबाद में देख लीजिए, बहराइच के लोग बड़ी तादाद में, दिल्ली चले जाइए, तो जितने बड़े शहर हैं तो रोजगार कमाने के लिए। और फिर क्या हुआ था जब लॉकडाउन लगा था, कितने लोग पैदल चल के मर गए थे और उन्होंने अपनी जानें दे दी थी। तो ये रोजगार पर बात कीजिए, कितने हॉस्पिटल दिए, कितने स्कूल दिए, रोजगार बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। हरेरा साहब देखो, अभी हम यदि रोजगार पे बात करेंगे तो आप कहेंगे हॉस्पिटल नहीं है। मैं उस पे आ रहा था, इसके बीच में आपने टोका। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वहां पर जो व्यूवर्स हैं हमारे बहराइच एक में बहुत सारे व्यूवर्स हैं और जो उन व्यूवर्स के लिए प्रधानमंत्री की एक बड़ी योजना के तहत काम किया जा रहा है। जो व्यूवर्स ने विविंग छोड़कर बाहर चले गए, जो कई सालों तक अपने को वहां पे उन्होंने समेट के रखा, किसी तरीके से सरवाइव किया, वो छोड़ के अपना जो उनका मूल वर्क था, जो मेन काम था विविंग करने का, उसको छोड़ के वो चले गए थे। वापस उसको इस्टेब्लिश किया गया है और उस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे हाथ के बुने हुए चीजें। चलिए सीधे राजा भैया इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, पहले हम वो सुनवा देते हैं। अलग पार्टी की कैंडिडेट है प्रतापगढ़ के जिले से बाहर भी। हाँ, कई प्रत्याशी। तो कितने प्रत्याशी आपकी लड़ रहे हैं और कितने की जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? 8 इस चरण में। सर, क्योंकि सभी लोग 400 पार, 400 पार की बात हो रही है, 350 पार की बात हो रही है, आप कितने पार की बात कर रहे हैं? हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे जो घरों में बैठे हैं? सभी सम्मानित मतदाता मतदाता निकल के आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है बड़ी संख्या में मतदान हो रहा है। इस बार 1.5 लाख के पार राजा भैया जी। नहीं, गलत सूचना है आपकी। चलिए ठीक है, आपने कहा कि हमने नहीं कहा है, जनता ने कहा मिलेगी, ये कहा है जनता ने कहा। बिल्कुल। लेकिन इस बार आप कितना टफ मानते हैं इस चुनाव को आप अपने लिए? क्योंकि चुनाव टफ, देखिए कोंडा में सिर्फ चुनौती है अपने मार्जिन को तोड़ना और वो तोड़ेंगे। सर बस इतना बता दीजिए कि अब जो आपकी चाबी आपने कहा था इलेक्शन के आसपास बताएंगे, क्या अलायंस करेंगे अब इसके आसपास? क्या इलेक्शन के आसपास? अलायंस आपका नहीं था, पोस्ट में अलायंस करेंगे सर? अब पोल तो हो जाने दीजिए पहले। आप तो अभी शादी नहीं हुई हो, आप पूछ रहे हैं बेटा होगा या बेटी? पहले पोल हो जाएगा। अखिलेश यादव के इस तो वोट कास्ट करने के बाद राजा भैया मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। आपको बता दें कि राजा भैया खुद अपनी पार्टी के साथ इस बार मैदान में है। समाजवादी पार्टी से उनका इत्तेहाद नहीं है, इससे पहले समाजवादी की तरफ से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन अखिलेश यादव से अनबन की वजह से वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, किस्मत आजमा रहे हैं। और बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सियासी तज्ज़िया निगार हसीब जामई भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हसीब जामई जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं अनिल मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि अवस्थी साहब की बात बीच में कट गई, वो डेवलपमेंट पर बात कर रहे थे, लेकिन अनिल मिश्रा जी मैं आपको भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। अनिल मिश्रा जी, रोजगार की बात हो रही थी और खासतौर से इस बेल्ट की बात करें जहां पर आज चुनाव हो रहा है, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती और इस तरह से कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर जिनके बारे में अवस्थी साहब कर रहे थे, वीवर्स की बात कर रहे थे, बुनकरों की बात कर रहे थे। अनिल मिश्रा जी, मुझसे अच्छे से आप जानते होंगे कि बुनकरों की हालत और इस बेल्ट के बुनकरों की हालत किसानों से ज्यादा बुरी है। सरकार सिर्फ वादे करती है, दावे करती है, लेकिन कागजों तक ही ये तमाम दावे रह जाते हैं, जमीनी सतह पर देखने को नहीं मिलता है। हेलो जी कंटिन्यू कीजिए सर। जी आवाज आ रही है? हेलो जी, अब मैं पूरा सवाल तो नहीं सुन पाया, डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन बात हो रही थी बेरोजगारी की। बिल्कुल। और बेरोजगारी के साथ बुनकर की कुछ बात आई है यहाँ पे। निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक नारे दिए जाते रहे 5 साल तक, रोजगार इतने दिए हमने, इतने लाख रोजगार दिए, वो सब दिए। यहाँ तक बुनकर कारीगरों का सवाल होता है, श्रमिकों का, जरदोजी के कारीगरों का सवाल होता है, इनकी स्थिति बड़ी खराब होती। इस सिलसिले में, बल्कि मैं तो अगर ये कहूं कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में भी बेरोजगारी की जो एक मुख्य समस्या है, उस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया और आज स्थितियां हो गई। आज बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में हम लोग हैं, चरण में चुनाव है, 4 चरण हो गए, 5वें चरण का चल रहा है, 231 सीटों पे हो चुका है, 100 जो है वो 72 सीटों पे चुनाव बाकी है, उनमें से 60 आज हुई जा रही हैं।
एक बहुत अच्छी बात कम से कम इस पूरे चरण के चुनाव में नजर आई कि जो इनका अपना एक सांप्रदायिक स्वरूप देने का एक इनका अपना जो था, वो स्थितियां सामने नहीं आई, बावजूद इसके कि महत्वपूर्ण चुनाव यूपी का है, अयोध्या मथुरा काशी यूपी में है और अब तो समस्याओं पे आ गया है। बचे हुए जितने भी 5वें 6ठे 7वें चरण के चुनाव हैं, वो केवल वहां पे जो स्थानीय समस्याएं हैं, रोजगार है, बेरोजगारी मेन समस्या है, उसमें कुछ नहीं किया गया और लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। पूरे 5 साल तक केवल खालिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन अनिल मिश्रा साहब, जब भी बेरोजगारी की बात आई तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने तो बेहतर काम किया। सपा के दौर में तो देखिए 17% जो है बेरोजगारी रेट थी, हमारे दौर में तो काफी कम हो गई है, तो बढ़ाई तो सपा ने थी। मैं अर्ज करूं आपसे जी कि ये कब तक हम जो है वो अपने 5 सालों को छोड़ करके पीछे के 10 साल और 15 साल और 70 साल की बात करेंगे। आप आए हैं, मैं मानता हूं, चलिए आप कह रहे हैं, आपका कथित आरोप है, आप लगा रहे हैं, इस बात को जाने दीजिए। 5 साल में आपने क्या किया है, कितना जो है फ्रेमवर्क किया है, कितना उनके जो है उसमें आपने जो है वो अपने कदम उठाने की बात की है। बुनकरों से समस्या, आपने ओडीओपी दी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, और उसके बाद में क्या स्थितियां रही हैं। आप कहते हो रोजगार दिया है, बैंकों ने कितना जो है वो रोजगार के सिलसिले में लोगों के संग खिलवाड़ किया है, लोग दौड़ते रहे हैं और उसके बाद में उनको जो है कहीं कर्जा नहीं मिला है। इन बातों का जवाब आपके पास क्या है कि 5 साल में आप क्या करें? आप कब तक इतिहास शास्त्री बने रहोगे? ठीक है अवस्थी जी, 5 साल में क्या किया उसके बारे में कब बात होगी? बताऊंगा कि जब ये बेरोजगारी 17.5% पे ले गए थे तो उसको 4% पे लाने का भी हम ही ने काम किया। जिन लोगों ने ये कहा पूरे देश को बर्बाद करा, देखिए शुरुआत की होगी, बात सुन लीजिए उसके बाद। पहले से लेकर के 10वें तक पढ़े होंगे, बीए नहीं कर पाए, क्या किया आपने बुनकरों के लिए, क्या किया भैया? ये 17.5 से लेकर 4%। नहीं अवस्थी जी ये देखिए बिल्कुल सच्चाई है। अवस्थी जी, मुलायम सिंह यादव के दौर में बिजली पर सब्सिडी दी गई थी कि जिस घर में पावरलूम होगा वहां पर 100 रुपए पर मंथ लिए जाएंगे, लेकिन योगी सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया। अब जहां पर 100 रुपए बिजली का बिल आता था वहां पर 1200, 1300, 1500 रुपए, जितनी मतलब उनकी आमदनी नहीं है कारीगरों की, बुनकरों की, उससे ज्यादा बिजली का बिल आता है। बिल्कुल हो रहा है। और यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी अवस्थी जी, बार बार, क्योंकि ये 17% और 4% की बात आती है, तो जिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया था, उस रिपोर्ट के ही मुताबिक, उन्हीं के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये एग्जैजरेटेड डेटा कहा गया था, यानी कि डेटा को थोड़ा एग्जैजरेट करके पेश किया जाना जिसको कहा जाता है, वो किया गया था कि हालांकि वो 4% वो परसेंटेज है जहां पर कि वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि जॉब एक्टिवली ढूंढ रहे हैं या फिर वो अभी तक जो है जॉब की तलाश में अपना कहीं पर पोर्टफोलियो दिए हुए हैं, तो ये 4% वो है। तो ये तो डेटा को एग्जैजरेट करके एक तरह से गुमराह करने वाली बात हो गई अवस्थी जी। नहीं मुनज्जर, ऐसी बातें नहीं है। जो दोनों का स्टैंडर्ड एक ही है, पहले का जो 17% आ रहा है उसका भी वही स्टैंडर्ड है, उसी सेम स्टैंडर्ड के ऊपर 4.1% लाया गया है। ऐसा कहना कि एक पॉइंट को लेके हमने अलग तरीके के समीकरण बना के हमने वैल्यू निकाली है और दूसरे को दूसरे तरीके से, ये गलत होगा। और बड़ी ऑर्गेनाइज लोग जो इस तरीके के निकालते हैं उन्होंने निकाला हुआ है। इस तरीके की रिपोर्ट्स को इस चैनल के ऊपर नकारना ठीक नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी खुद ही अनिल मिश्रा जी कह रहे थे 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, हमने डेवलपमेंट किया है। और जहां तक आपने अभी बिजली की बात करी, 100 रुपए या 200 रुपए, वो भैया क्या करेंगे जब कोई उनका माल ही नहीं खरीदा था। दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका सारा माल खरीदकर उनको बेचने का व्यवस्था करी है और उनको आगे वापस फिट करने के लिए, उनको सबल करने का कोशिश की जा रही है। और देखिए सब्सिडी जो मुलायम सिंह सरकार से चल रही थी, समाजवादी पार्टी सरकार से जो सब्सिडी चल रही थी, वो तो योगी सरकार ने खत्म कर दिया। मतलब मरे पर 100 दुर्रे। तो पहले से परेशान थे बुनकर और उसके ऊपर और परेशानी। बुनकर इस बात से परेशान नहीं थे कि उनको बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है, बुनकर इस बात से परेशान थे कि उनका कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है। और आप इस बात को समझिए, जब उनका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं तो कितनी भी सब्सिडी दे दी जाए कोई फायदा नहीं होगा। हमारे लोगों ने उनको सबल बनाने की कोशिश करी है और बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज और ऐसी इंडस्ट्रीज के थ्रू उनका प्रोडक्ट लाया गया है। मैं बार बार आपके चैनल पर यही कहना चाह रहा हूं कि उनके समृद्ध विकास के लिए प्रयास किया गया है। और अभी ये चैनल के ऊपर आज का जो चुनाव है,
उस चुनाव में आप देखिएगा जहां हमारी 47 सीटें थी वहां 54 सीटों से कम 54 सीटों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हसीब जामई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बहुत जल्दी एक सवाल ले लेते हैं। उसके बाद हिलाल साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। हसीब जामई जी, 5वें मरहले तक अब हम लोग पहुंच चुके हैं, 61 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 2017 और 2022 के बीच में किस तरह से इस दूरी को और इन 5 सालों को आप देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए और इससे पहले जो फर्स्ट फेज था वो तो आपको मालूम है कि किसानों का जो है इलाका था, दूसरा जो है मुस्लिमों का इलाका था, तीसरा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, चौथा जो है खुद ही जो उन्नाव जैसे मैटर हुए थे उन्नाव में और लखीमपुर खीरी में, उससे भी बीजेपी परेशानी थी। और अब जो है 5वां मरहला हो रहा है, यहाँ पे जो है ये एक तरीके से दलित और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इसको कहा जा सकता है। और यहाँ पे मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी है। इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अब तक ये पिछले 5 सालों में क्या किया है। अभी डाटा की बात हो रही थी, मुझे खुद लग रहा है कि वो कहाँ से डाटा आया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं बताया जा सकता। ऑथेंटिक हो, अब उस पर मैं नहीं कुछ सवाल नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन एक बड़ा मामला और ये तब्दीली खासतौर से बीजेपी ने जो 2017 में जो सीटें निकाली थी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, जो 22 सीटें जो है इस वक्त के जो है 22 सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें 18 सीटों पे जो बीजेपी ने जीता था और समाजवादी ने 3 सीटों पे जीता था और बसपा ने 1 सीट पे जीता था। और वोट परसेंटेज देखें तो बसपा और उसका जो है समाजवादी का लमसम बराबर रहता था। और जो 36 सीटें दलित की है, इस पे जो दलित जो असरअंदाज हो रहे हैं, उस पे समाजवादी ने 4 सीटें जीती, बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी और बसपा ने 1 सीटें जीती थी। मिला जुला के कहा जा सकता है कि जो पिछली मरतबा जो नुकसान हुआ था पोलराइजेशन से, नुकसान हुआ था मज़ाहमत न होने से, नुकसान हुआ था मुसलमानों को सूझबूझ से काम न लेने से, जो अब की ये दिख रहा है कि पोलराइजेशन भी नहीं हो रहा है। मुसलमान बिल्कुल किसी शशोपंज के शिकार नहीं है और अब के तो खासतौर से बीजेपी को मज़ाहमत का सामना है, जिसको देखते हुए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो सीटें पोलराइजेशन होने की वजह से बीजेपी के खाते में चली गई थी, अब वही सीटें जो है पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं। आज देखिए कि अयोध्या के गढ़ में ही चुनाव हो रहा है, अयोध्या में भी वोट डाले जा रहे हैं और अयोध्या से लगी हुई पूरी जो बेल्ट है वहां पर वोट डाले जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी की और बहुत से सियासी पार्टियों की एक तरह से बुनियाद रही है। इसी मुद्दे पर सियासत करती रही तमाम पार्टियां। बिल्कुल हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि अयोध्या जो है जहां से इनको जो है संजीवनी एक तरीके से मिली, वहीं से जो है फिर उसको रथ यात्रा निकालना और उसके बाद से बिल्कुल उनको संजीवनी मिली, उसी से लग करके उनका जो है मजहबी मकाम प्रयागराज भी है, चित्रकूट भी है। लेकिन अब की जिस तरीके से अयोध्या में पवन पांडे जी ने, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से समीकरण बैठाया हुआ है, उसको देखते हुए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अयोध्या में भी सेध मार दी है अखिलेश यादव ने। अभी पिछले दिनों रोड शो हो रहा था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, लेकिन उतनी भीड़ जमा नहीं हुई। 3 किलोमीटर चलना था, लेकिन उतनी देर में आवाम का देखिए, अब आवाम का एतमाद किसने जीता है तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसने मेहनत ज्यादा की है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी कांग्रेस। मैं हिलाल अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। जी हिलाल साहब, क्योंकि रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी और इस तरह के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये एक जमाने में गढ़ माने जाते थे कांग्रेस को, और अभी भी कांग्रेस का यहां पर दबदबा है। यानी ये 5वां जो फेज है कांग्रेस के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मेरी आवाज हिलाल साहब तक नहीं जा रही। मुनज़्ज़ा, आप पूछ सकती हैं उनसे। हिलाल साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बाकी किसी की नहीं आ रही थी, आपकी आवाज आ रही है। जी हिलाल साहब, हमारे साथी हुरैरा आपसे जानना चाह रहे हैं कि अमेठी गढ़ रहा है, रायबरेली गढ़ रहा है कांग्रेस का, लेकिन जो पिछले चुनाव रहे उनमें जो परफॉर्मेंस रही उसके बाद जो है बीजेपी और बेटर परफॉर्म करने में कामयाब रही। इस बार आपको क्या लगता है कि वापस अपना रिवाइव कर पाएगी, जो अपनी साख है वो कांग्रेस अपना वापस से रिवाइव कर पाएंगी इन जगहों पर? देखिए, जो रायबरेली से खबरें आ रही हैं, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, ये पूरे की अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रियंका जी ने जिस तरह से मेहनत की है और जिस तरह से उनका जहाँ पे जनता ने स्वागत किया है,
उसका एक हम जो है वो बतौर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं कि आप देखिए स्मृति जी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देख रही थी, जान रही थी बहुत अच्छी तरह से कि जो अमेठी में वहाँ के जितने भी वोटर्स थे उन्होंने जो वोट दिया है वो अपने उस वोट से खुश नहीं है। उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि जहां पर वो पहले वोट दिया करते थे कांग्रेस में, वही उनका सही घर है और वही लोग यहाँ के हैं, वही लोग इनके घर के लोग हैं। और इस बार इलेक्शन में इन तीनों जगहों पर आप देखेंगे कि शायद कांग्रेस 2 या 3 जगहों के ऊपर कंटेस्ट में है, हो सकता है वो सेकंड पोजीशन पे आए, बाकी हम पूरा क्लीन स्वीप दे रहे हैं इस एरिया में। आप इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ये हमारा पहले भी बहुत मजबूत किला हुआ करता था और आज की तारीख में जिस तरह से प्रियंका जी ने वहां पे मेहनत की है, जिस तरह से हमने वहां के मुद्दे उठाए हैं उनको सबको देखते हुए, और जिस तरह से वहां पे उनका इस्तकबाल किया गया है प्रियंका जी का, कांग्रेस के जो वर्कर्स है या जो कांग्रेस के वहां पर उम्मीदवार है उनका, उससे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि हम इन जगहों के ऊपर बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और नताइज जो है उसमें भी हम पूरी तरह से उम्मीद रखते हैं कि शायद 1-2 सीटें इधर उधर हो, बाकी सारी सीटें कांग्रेस के पास आ रही। बिल्कुल, और ये बात जो है 10 मार्च को साफ हो जाएगी। बात हमारी जारी रहेगी। तमाम तर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हुरैरा भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।